हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने इनर प्लैनेट्स के बारे में कुछ जानने की कोशिश की थी और इस बार हम जोवियन प्लैनेट्स या आउटर प्लैनेट्स जो हैं उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मार्स की ऑर्बिट के बाद काफ़ी सारी स्पेस खाली है और उसके बाद जुपिटर का ऑर्बिट आता है। तो इस खाली स्पेस में क्या है, इसको द रबल ऑफ सोलर सिस्टम बोलते हैं। रबल मतलब जो कुछ कचरा समझो, जो यूनिवर्स में ऐसे कुछ पत्थर हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, अनयूज्ड जो भी मटेरियल है वो सब इस एक बेल्ट में पड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं एस्टीरॉयड बेल्ट। तो द एस्टीरॉयड बेल्ट के बारे में कुछ जानते हैं। दिस इज द रबल ऑफ द सोलर सिस्टम. There is a gap of 547 million kilometers between the orbits of Mars and Jupiter. In this gap are thousands of bodies made of rock and metal, ranging in size from mere specks of dust to hundreds of kilometers. These are called asteroids and are believed to represent the solar material which failed to bind together to form a planet. तो फ्रेंड्स, जो बिग बैंग थ्योरी है जिसके ऊपर यूनिवर्स फॉर्मेशन की थ्योरी है कि यूनिवर्स कैसे बना। यूनिवर्स बना ऐसे कि बहुत ज़्यादा सालों पहले कुछ क्लाउडी मटेरियल एक जगह इकट्ठा होना शुरू हुआ। जब उसके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया तो उसके अंदर बहुत एक ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट से जो भी उसके अंदर मटेरियल था, चाहे वो डस्ट पार्टिकल्स थे, चाहे वो गैशियस पार्टिकल्स थे और रॉक्स थी, मेटल्स थे, सब जो पार्टिकल्स थे वो छोटे से बड़े लेके एक बैंग के जब धमाका हुआ तो एक दूसरे से बिल्कुल दूर फैल गए। तो उस दूरी में फैलने के बाद जो भी प्लैनेट्स बन गए, इकट्ठा हुआ मटेरियल, जुड़ गया आपस में, तो एक एक सिंगल प्लैनेट बहुत बड़ा, जैसे जुपिटर है या मार्स है, बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स बन गए। लेकिन जो मटेरियल लूज रह गया, उन प्लैनेट्स की बॉडी के साथ नहीं जुड़ पाया, वो मटेरियल जो छोटे डस्ट पार्टिकल से लेके बड़े बड़े रॉक मटेरियल्स का भी है, वो इस एस्टीरॉयड बेल्ट में ही रह गया, वो किसी भी प्लैनेट्स के साथ जुड़ा नहीं। तो इस एस्टीरॉयड बेल्ट में वो सब मटेरियल लूज पड़ा हुआ है विद स्पेसेस, तो जुड़ा नहीं है आपस में। तो इस सारी की सारी जो बेल्ट है, इसके अंदर ऐसा लूज मटेरियल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, रॉक एंड मेटल है जो पड़े हुए हैं बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। तो ये कुछ मियर्स जो स्पेक्स ऑफ डस्ट, बहुत छोटे बिंदु जैसे डस्ट के पार्टिकल्स से लेके 100 ऑफ किलोमीटर्स तक के बड़े पार्टिकल्स या रॉक मटेरियल्स पड़े हुए हैं इसमें। The first asteroid was discovered in 1801 by Giuseppe Piazzi, who named it Ceres. It is 960 km across. The number of asteroids known now runs into thousands. जो सबसे पहला एस्टीरॉयड डिस्कवर किया ज्यूसेपी ने 1801 में, उन्होंने इसका नाम सीरीज रखा। सीरीज जो है एक एस्टीरॉयड, इसके अंदर जो रबल है, इसके अंदर कुछ बड़ा रॉक मटेरियल उन्होंने आइडेंटिफाई किया जिसका नाम उन्होंने सीरीज रख दिया, और उसका जो करीब डायमीटर था वो 960 किलोमीटर्स था। इतना बड़ा ये रॉक मटेरियल था और बहुत बड़ा इसका एस्टीरॉयड बोला गया। और अब आज की डेट में thousands of asteroids have been identified. Most asteroids are irregular in shape. They reflect varying amounts of light as they travel through space. Their shapes suggest that they may be the product of a collision or an explosion. जो ज़्यादातर एस्टीरॉयड्स हैं उनकी शेप रेगुलर नहीं है, कोई राउंडेड या स्फेरिकल नहीं है, इरेगुलर शेप है। जैसे पत्थर होते हैं, कोई भी पत्थर इरेगुलर शेप में है तो वैसे ही ये मिलते हैं, और इस वजह से उनका रेगुलर सरफेस ना होने के कारण वो वेरिंग अमाउंट्स ऑफ लाइट भी रिफ्लेक्ट करते हैं, और स्पेस के अंदर जैसे जैसे वो ट्रेवल करते हैं सन की लाइट उनके ऊपर पड़ती है तो वो इरेगुलर शेप होने के कारण इरेगुलरली सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक भी करते हैं। और उनकी शेप्स जो है वो ये सजेस्ट करती हैं कि या तो वो कोई कोलिजन होता है, जब एक दूसरे से टकराती हैं चीज़ें, तब वो टूट फूट के जो भी फाइनल शेप बन गई वो बन गया, या एक्सप्लोजन हुआ और जो मेन बॉडी से छोटी छोटी बॉडीज टूट के बिखर गई वो इरेगुलर शेप में एस्टीरॉयड्स बन गई। Thousands of fragments of asteroids enter Earth's atmosphere every year, producing a streak of light across the sky. This streak of light shooting across the sky is called a meteor.
अब ये मीटियोर क्या होता है? थाउजेंड जो फ्रेगमेंट्स हैं एस्टीरॉयड्स के टूट के वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी एंटर करते रहते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्स में इधर उधर बिखरते रहते हैं। तो कुछ एक जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे जो के अंदर एंटर कर जाते हैं, उनको हम स्काई के अंदर एक स्ट्रीक, एक लंबी लाइन, जैसे लाइट की एक लंबी सी लाइन दिखाई देती है, वैसे हम स्काई में देख सकते हैं। और इस जो स्ट्रीक ऑफ लाइट को है जो शूट करती है स्काई के अंदर, इसको मीटियोर बोला जाता है। तो वैसे तो मीटियोर जो है अर्थ के पास पहुंचते उनकी हीट से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर की में इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन कुछ एक पहुंच भी जाते हैं, वो छोटे डस्ट पार्टिकल्स और पत्थर के रूप में पहुंचते भी हैं। तो दे आर डिस्ट्रॉयड इन फ्लाइट। The objects that are large enough to survive the flight and hit the Earth's surface are called meteorites. तो जो अर्थ के सरफेस के अंदर पहुंच जाते हैं उनको मीटियोराइट्स बोला जाता है। ए मीटियोराइट इज लाइक ए पीस ऑफ द सोलर सिस्टम राइट इन अवर लेबोरेटरी। द केमिकल एनालिसिस ऑफ मीटियोराइट्स प्रोवाइड अस वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द सोलर सिस्टम। तो वो एक मीटियोराइट जो है हमारे पास जो आ गया, वो साइंटिस्ट के लिए बहुत अच्छा एक स्टडी का मटेरियल बन जाता है, टू स्टडी एंड गेन नॉलेज अबाउट द सोलर सिस्टम। वो एक लाइव सोलर सिस्टम का एक पार्ट है जो हमारे लिए बहुत ही साइंटिस्ट के लिए स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो वो मीटियोराइट्स इसी काम में लेते हैं कि लेट अस नो मोर अबाउट यूनिवर्स, और उसके अंदर जो जो पार्टिकल्स हैं उसके का कंपोजिशन है, क्या क्या मटेरियल उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, केमिकली उसका एनालिसिस किया जाता है। तो फिर उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये कहाँ से आया है और कहाँ के जो प्लैनेट्स हैं या कहाँ कहाँ यूनिवर्स में किस किस मेटल का या एलिमेंट्स का हमें मिलना पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं प्लैनेट्स पे वापस। आउटर प्लैनेट्स में जुपिटर नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा। तो जुपिटर इज ए स्ट्रेंज व्हील्ड प्लैनेट। ये स्ट्रेंज है, व्हील्ड है मतलब नकाब इसने पहना हुआ जैसे ऐसा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हमें अम्यूजमेंट्स मिलते हैं कि ये देखने में ऐसा है और लेकिन इसमें हमें मिली कोई नई सी चीज़, तो ऐसे इसलिए इसको व्हील्ड प्लैनेट भी बोला जाता है। तो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट वेज 2.5 टाइम्स ऑल द अदर प्लैनेट्स पुट टुगेदर। सभी प्लैनेट्स को एक तरफ हम वे करें, उसके बाद भी इसका वेट उन सब प्लैनेट से 2.5 गुना ज़्यादा है। तो ये सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। जुपिटर इज नॉट ओनली द बिगेस्ट प्लैनेट बट ऑल्सो द लाइवलीएस्ट। सबसे लाइवली भी है ये, बिगेस्ट तो है ही, लाइवलीएस्ट भी है। इट इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज एंड सरप्राइजेस। Its highest clouds are mainly crystal of frozen ammonia gas at a temperature of about -140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना दूर सन से होने के कारण इसका टेम्परेचर जो है, जो भी इसमें गैसेस हमें मिलती हैं जैसे अमोनिया है, वो -140 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर गिरा देती हैं। It is wheeled in a turbulent gaseous atmosphere made up of hydrogen and helium with significant amounts of ammonia and methane. तो ऑलमोस्ट इन सभी गैसेस से इसका एटमॉस्फेयर बनता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन। द एटमॉस्फेयर रीचेस थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स डीप टू द सरफेस। तो बाहर जहां से भी इसका सरफेस है, तो सरफेस से बहुत ज़्यादा ऊपर तक, सरफेस से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक ये गैसेस हमें मिलती हैं जुपिटर के आसपास एनवायरनमेंट में। It gradually thickens into a churning liquid due to the immense pressure. Scientists assume that it finally turns into a liquid metallic core. तो जो एटमॉस्फेयर में इतनी सारी गैसेस हैं वो उसके बाहर, क्योंकि एटमॉस्फेयर की थिकनेस इतनी ज़्यादा है कि उसके ऊपर इमेंस प्रेशर होता है, तो जब भी गैसेस के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है तो वो लिक्विड बनने के चांसेस उसके और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट एज्यूम ये करते हैं कि जो भी ये गैसेस के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है तो ये लिक्विफाई हो जाती हैं, तो अल्टीमेटली ये मेटालिक कोर के अंदर फॉर्मेशन में, मेटालिक कोर की फॉर्मेशन में भी इनका रोल रहता है। तो मेटालिक कोर के अंदर भी ये जो है कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स फॉर्मिंग ऑफ मेटालिक कोर, लिक्विड फॉर्मेशन में जब ये गैसेस बन जाती हैं। तो in its center Jupiter has a small rocky core where temperature probably reaches 20,000 degrees centigrade, about 3 times the temperature of the sun's surface.
There may also be iron, silicon and other heavy elements in the rocky core. तो जो कोर है वो सेंटर में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है, और इसीलिए तो गैसेस जो है वो भी हैं, और लिक्विड अंदर लिक्विड गैसेस भी बनती हैं, और मेटेलिक कोर के अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर भी बन जाता है जो कि सन के टेम्परेचर से भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो कोर है उसके अंदर हमें कौन कौन से मेटल्स मिल सकते हैं, इसमें आयरन है, सिलिकॉन है और हैवी मेटल्स भी मिलते हैं हमें, जो कि अंदर सॉलिड रॉकी कोर है इसकी। Jupiter seems to be more like Sun in its composition than other planets. जो इसकी कोर है उसके मुताबिक प्लस जो इसका एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो भी गैसेस हमें पाई जाती हैं, मेनली हीलियम है, अमोनिया है, मीथेन है, तो ये सभी कंपोजिशन इसको सन के क्लोजेस्ट कंपोजिशन प्रदान करती हैं। तो इसका जो कंपोजिशन जुपिटर का है ऑलमोस्ट सेम सा ही सन का भी कंपोजिशन है। Like the other gas giants, Jupiter does not have a solid surface. Its gaseous material simply gets denser with depth. What we see when looking at these planets is the tops of the clouds high in their atmospheres, slightly above the 1 atmosphere level. तो इसके एटमॉस्फेयर की अगर जो बात कर रहे हैं हम, उसमें जो गैसेस हैं वो गैसेस ही गैसेस मिलती हैं हमें, सॉलिड जो है सरफेस के ऊपर सॉलिड हमें मटेरियल नहीं मिलता है। तो जो गैशियस मटेरियल है वो सिर्फ डेंस होता जाता है विद डेप्थ। जैसे जैसे हम इसके सरफेस से ऊपर की तरफ स्पेस की तरफ बढ़ते जाते हैं तो जो एटमॉस्फेयर है वो रेयर होता जाता है और वो गैशियस कंपोजिशन उसका बढ़ता जाता है और डेंसिटी कम होती जाती है। तो जब भी हम प्लैनेट्स को दूर से देखते हैं, ऐसे प्लैनेट्स को खासकर दूर से देखते हैं, तो उनके ऊपर क्लाउड्स ही दिखते हैं हमें, और उनका जो एटमॉस्फेयर है हमें वो दिखाई ज़्यादा देता है, प्लैनेट की कोर हमें कम दिखाई देती है। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द सरफेस ऑफ जुपिटर इज ग्रेट रेड स्पॉट। इट इज लॉन्ग ओवल एरिया विच इज सो ह्यूज दैट 2 अर्थ्स साइड बाय साइड कुड बी ड्रॉप्ड थ्रू इट। इसके सरफेस के ऊपर जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर है, जो सबसे ज्यादा हमें दिखाई देने वाला है, ये दिस इज द रेड स्पॉट। इसको रेड स्पॉट बोला जाता है। ये ओवल शेप में एक एरिया है इसके सरफेस के ऊपर जो बहुत सालों से बना हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि अब ये थोड़ा फेंट होने लग गया है। तो अब ये क्या है एग्जैक्टली इसके बारे में तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन ये रेड स्पॉट इतना बड़ा है कि इसके अंदर करीब 2 अर्थ्स इसके अंदर समा सकती हैं। ये इतना बड़ा रेड स्पॉट एरिया है। Sometimes it becomes pale pink in color and at times fiery orange red. The red spot is huge cyclonic disturbance in the atmosphere. तो कहा जाता है कि ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है जुपिटर के एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, तो उसके कारण ये एक क्रेटर लाइक, एक डेप्थ लाइक, एक गड्ढा फील होता है कि जो है, और इसका कलर जो है रेड भी हो सकता है, पेल पिंक से लेके, और ये फियरी ऑरेंज रेड तक चेंज होता रहता है अपने आप। तो अब जानते हैं जुपिटर के सैटेलाइट्स के बारे में। इट हैज एटलीस्ट 67 नोन सैटेलाइट्स। 67 सैटेलाइट्स इसके अब तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं। द 4 लार्जेस्ट सैटेलाइट्स दैट इज आईओ, यूरोपा, Ganymede and Castillo are called Galilean satellites after their discoverer Galileo. They are fascinating worlds in themselves. Io, of diameter 3,240 kilometers, is almost like a fireball with frequent volcanic eruptions. जो 4 इसके लार्जेस्ट सैटेलाइट्स हैं वो हैं आयो, यूरोपा, गैनीमीड एंड कैस्टिलो। तो इन चारों को गलीलियो ने डिस्कवर किया था, इसलिए इनको गलीलियन सैटेलाइट्स भी बोला जाता है। तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग है क्योंकि ये बिल्कुल एक अलग दुनिया लगती है हमें। और आईओ जो है सबसे बड़ा वाला सैटेलाइट, उसका डायमीटर 3,240 किलोमीटर के आसपास है, और वो बिल्कुल एक फायरबॉल की तरह है जिसके ऊपर वॉल्केनिक इरप्शंस चलती ही रहती हैं। वॉल्केनिक कभी यहाँ हुआ, कहीं वॉल्केनो वहाँ फूटा, तो ऐसे वॉल्केनिक फ्रीक्वेंटली इरप्शंस चलती रहती हैं वहाँ पे। Beyond Io are Europa, diameter 3,120 km, Ganymede, diameter 4,900 km, and Castillo, diameter 4,570 km. Europa is thought to be made up of frozen ice.
तो ये जो इनकी रफ डायमेंशंस हैं ये दी गई हैं। आयो यूरोपा की डायमीटर इतना है, गैनीमीड का डायमीटर इतना है करीब 5000 किलोमीटर, और कैसिलो का डायमीटर करीब 4570 किलोमीटर है। सॉरी, मैंने ये बोला कि आयो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं है। तो इस हिसाब से तो गैनीमीड इज द लार्जेस्ट, क्योंकि इसकी डायमेंशंस अभी लेटेस्ट डिस्कवरी के अकॉर्डिंगली गैनीमीड की सबसे ज़्यादा बड़ा डायमीटर है इसका, तो इट शुड बी द लार्जेस्ट वन। यूरोपा जो है वो देखा गया है कि उसकी ज़्यादातर स्ट्रक्चर जो है फ्रोजन आइस से वो बना हुआ है। गैनीमीड एंड कैसिलो हैव थिक आइसी कवरिंग ऑन देम। देखिए इन सारे सैटेलाइट्स और जुपिटर के ऊपर आइसी और स्नो क्यों है, क्योंकि इनका डिस्टेंस जो सन से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस सनलाइट कम होने के कारण हीट एनर्जी कम मिलती है, तो जो भी एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो जम चुकी होती हैं, वाटर वेपर जो है बिल्कुल आइस के फॉर्म में हमें मिलते हैं। Outside Castello's orbit is a whole swarm of tiny satellites, all irregular and most in retrograde orbits. जो कैस्टिलो की ऑर्बिट है उसके बाहर देखिए ये जो ऑर्बिट्स है, ये सेंटर में हमारा जुपिटर है, तो इसके आसपास ये जो सैटेलाइट्स हैं इसके आइडेंटिफाई हुए हैं वो सारे घूम रहे हैं, और जो बाहर वाली ऑर्बिट्स हैं उसके अंदर इतने सारे सैटेलाइट्स घूम रहे हैं कि स्वॉर्म ऑफ सैटेलाइट्स, इतने सारे स्वॉर्म बोलते हैं कि झुंड को, जैसे सैटेलाइट का झुंड हो, वो रेट्रोग्रेड फैशन में ऑर्बिट कर रहे हैं जुपिटर को। तो इन इटसेल्फ देखा जाए तो ये एक अलग से छोटा एक सोलर सिस्टम की तरह ही है, जो इंडिपेंडेंटली एक सोलर सिस्टम की तरह बिहेव नहीं कर रहा, क्योंकि जुपिटर इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके अंदर सनलाइट जैसे कोई हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म नहीं चल रहा, इसलिए दिस इज नो मोर ए सेपरेट सोलर सिस्टम, लेकिन इट इज नॉट लेस देन ए सोलर सिस्टम ऑल्सो, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे सैटेलाइट्स हैं कि जो हमारे सोलर सिस्टम से भी शायद ज्यादा हैं। तो जुपिटर इज मेनली ए क्विक स्पिनिंग बॉल ऑफ गैस एंड सॉलिड विद नो सॉलिड सरफेस। इसका कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, एटमॉस्फेयर में गैसेस ही हैं, तो जो एक क्विक स्पिनिंग बॉल बना देती हैं इसको ऑफ गैस एंड लिक्विड। It also emits radio waves. Its composition, size and number of moons give rise to an idea that Jupiter is not a planet but rather a star with a solar system of its own that did not start burning. It is estimated that if Jupiter were just 10 times heavier, it could have started to produce its own energy like the sun. तो अलग से इसको एक सोलर सिस्टम की जैसे माना गया है, और सिर्फ इसलिए ये सोलर सिस्टम नहीं है क्योंकि ये खुद सन की तरह बिहेव नहीं कर रहा, और अगर ये इसका जो वेट है वो करीब 10 टाइम्स ज़्यादा हैवी हो जाता तो शायद इसमें भी एनर्जी प्रोडक्शन की पावर बन जाती, तो ये अलग से एक सोलर सिस्टम भी बनाने के कैपेबल था। With ammonia clouds, intense emission of radio waves, enormous storms and satellites of fire and ice, Jupiter seems to be a most unlikely place to find life. Yet, in some ways, conditions on the present day Jupiter are not very different from those that did produce life on Earth about 4 billion years ago. तो इस सब कंडीशंस को देखते हुए जुपिटर में पे लगता तो नहीं है कि लाइफ मिलेगी या होगी या कभी रही भी होगी, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि जो आज का जुपिटर है, जैसा कि हम आज पढ़ रहे हैं कि जुपिटर ऐसा है, तो 4 बिलियन साल पहले अर्थ भी ऐसी ही तो थी। तो धीरे धीरे अर्थ के ऊपर भी तो जीवन मिला हमें, या प्रोड्यूस हुआ जीवन, तो हो सकता है जुपिटर पे भी आने वाले टाइम में हमें लाइफ मिले या बने या लाइफ प्रोड्यूस हो। तो फ्रेंड्स, जुपिटर के बाद हमारा नेक्स्ट प्लेनेट है सैटर्न। द सैटर्न इज आल्सो कॉल्ड द रिंग्ड प्लेनेट because it is famous for a ring structure that surrounds the whole planet all around the body of the planet. This is called the ringed structure of Saturn. So Saturn, the sixth planet, is the last one visible to the naked eye. Its rings visible only through a telescope make it the most striking and beautiful sight in the solar system. तो ये रिंग्ड होने की वजह से, इसके रिंग होने की वजह से, जो कि रिंग्स जो है सिर्फ टेलीस्कोप से ही दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग और मोस्ट ब्यूटीफुल ये सोलर सिस्टम के अंदर हमें प्लैनेट दिखाई देता है ये। आई एम सॉरी, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट एक्सीडेड इन साइज एंड मास ओनली बाय जुपिटर। तो जुपिटर सबसे बड़ा है, उसके बाद इसी का साइज आता है, तो इट इज सेकंड लार्जेस्ट इन अवर सोलर सिस्टम। Saturn is colder than Jupiter.
The temperature at the top of its clouds is minus 180 degrees centigrade. Like Jupiter, Saturn consists mainly of hydrogen and helium with traces of ammonia, methane and other compounds. Saturn है जो जुपिटर से भी ठंडा है क्योंकि ये इसकी ऑर्बिट सन से और भी ज़्यादा दूर हो गई है, तो सन की जो हीट एनर्जी है इसको सबसे कम मिल रही है, इसलिए जुपिटर से भी ये ठंडा प्लैनेट है। द टेम्परेचर जो है इसका इसके टॉप ऑफ द क्लाउड्स के ऊपर माइनस 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक फॉल कर जाता है और इसके अंदर जो गैसेस मिलती हैं उन गैसेस में मेनली हाइड्रोजन और हीलियम है और अमोनिया, मीथेन और बाकी कंपाउंड जो हैं बिल्कुल ट्रेसेस में हमें मिलते हैं। इट्स एवरेज डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, thus if we could put Saturn in a large enough ocean it would float। पानी से भी इसकी डेंसिटी कम है क्योंकि सारा का सारा गैशियस स्ट्रक्चर से ये बना हुआ है, तो इस वजह से अगर डेंसिटी इसकी पानी से भी कम है तो अगर इसको हम बड़े से समुद्र में डाल देंगे तो ये होपफुली उसके ऊपर फ्लोट करेगा, ये डूबेगा नहीं, ये इतना हल्का है, इतनी इसकी डेंसिटी कम है। The rings of Saturn are its most distinctive feature, giving it a matchless grace. The rings are in fact 1,000 tightly packed individual ringlets like the grooves on a gramophone record। जो पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स होते थे जिनके ऊपर हम म्यूजिक प्ले करते थे वैसा सा इन रिंग्स का स्ट्रक्चर है और ये रिंग कोई इंडिविजुअल एक या दो रिंग्स नहीं है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ जो बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ रिंग्स हैं जिनको हमने टाइटली पैक कर दिया हो जैसे, तो ऐसे ये छोटे छोटे रिंगलेट्स हैं जिनसे ये बड़े वाले रिंग बने हुए हैं। Even the supposed gaps in the rings have been found to contain small particles. Most astounding of all, a new outermost ring contains two strands twisted around each other like the threads of a rope। तो जो ये रिंगलेट्स हैं, छोटे छोटे रिंग्स हैं, इनके बीच की स्पेसेस में भी छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स पड़े हुए हैं जो कि दूर से दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है कि ये रिंग्स जो हैं सॉलिड हैं और बड़े बड़े रिंग्स ही बने हुए हैं। और जो न्यू डिस्कवरी है, मोस्ट एस्टाउंडिंग है, जो बहुत ज़्यादा हमें हैरान कर देने वाली है, वो बाहर की तरफ इसके दो स्ट्रैंड्स हैं रिंग्स के जो कि एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं और जैसे रोप्स के दो थ्रेड्स को आपस में एक दूसरे से बांध दिया गया हो ऐसे वो रिंग्स दिखाई देते हैं। द रिंग्स आर मेड अप ऑफ लार्ज चंक्स ऑफ सॉलिड मैटर, प्रोबेबली आइस कोटेड रॉक्स। तो सन से बहुत दूरी होने के कारण सारे के सारे जो गैस पार्टिकल्स और मॉइस्चर है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो सब फ्रोजन आइस कोटेड रॉक्स की तरह इन रिंग्स के अंदर हमें मिलते हैं। तो जो गैसेस हैं वो भी फ्रोजन स्टेट में हमें इन रिंग्स के अंदर मिलती हैं। तो इट इज़ नथिंग बट सॉलिडिफाइड मटेरियल क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है यहाँ का। तो अर्थ के कंपैरिजन में सैटर्न कैसा है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सैटर्न इज मच लार्जर देन अर्थ, इट्स मास इज 95.16 टाइम्स अर्थ्स मास, करीब 100 गुना अर्थ से ज़्यादा इसका मास है और बहुत ज़्यादा बड़ा है ये अर्थ से। Saturn spins on its own axis, that is, it rotates just as our planet Earth spins on its own axis. However, its period of rotation or the time it takes for the Saturn to spin around one time is only 10.7 Earth hours. This means that a day on the Saturn is just a little more than 10 hours long. तो अपनी एक्सिस के अराउंड ये एक जो चक्कर पूरा करता है वो करीब 10.7 घंटे अर्थ के घंटों के बराबर है। तो अगर हम देखें तो वही तो एक दिन हम बोलते हैं कि एक दिन कितना है, जब वो प्लैनेट अपने अराउंड एक्सिस के ऊपर घूमता हुआ एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो इसका मतलब यहाँ का एक दिन करीब 10 घंटे लंबा होगा। इट गेट्स ओनली अबाउट 1/90 द अमाउंट ऑफ सनलाइट एज द अर्थ डज। It takes Saturn almost 29.5 years to revolve once around the sun। तो इसको जो सनलाइट मिलती है बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण करीब 100वां हिस्सा या 90वां हिस्सा हम बोल सकते हैं अर्थ से 90वां हिस्सा अर्थ का सनलाइट मिलता है और 29.5 करीब 30 साल ये लेता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अराउंड द सन। Then we come on to the satellites of Saturn. Saturn has 53 confirmed and named satellites, while 29 are waiting confirmation satellites orbiting it at the edge of the rings. तो 53 तो कंफर्म हो चुके हैं, आइडेंटिफाई हो चुके हैं सैटेलाइट सैटर्न के हैं,
लेकिन उससे भी ज़्यादा 29 और हैं जो कि अभी कंफर्मेशन के लिए वेटिंग है, और साइंटिस्ट वेट कर रहे हैं कि उनको भी आइडेंटिफाई करके उनको कंफर्म किया जा सके कि ये भी 29 और सैटेलाइट्स इसमें जोड़ दिए जाएं। सैटर्न्स मेन सैटेलाइट इज टाइटन। टाइटन जो है सबसे मेन सैटेलाइट है सैटर्न का, विच इज 5800 किलोमीटर इन डायमीटर। इट इज लार्ज इनफ टू हैव बीन ए प्लैनेट बाय इटसेल्फ। अपने आप में खुद एक प्लैनेट जितना साइज लेके सैटेलाइट घूम रहा है। इट इज the only satellite in our solar system which has an atmosphere nearly as dense as our own. Its atmosphere is made up of about 90% of nitrogen gas and organic compounds such as hydrogen cyanide. But it is very cold world with surface temperature of minus 184 degrees centigrade. It is far too cold than any life as we know it, apart from having the highly poisonous hydrogen cyanide. तो खुद ही एक बड़े सैटेलाइट जैसा ही बड़े प्लेनेट जैसा ही एक सैटेलाइट है जिसका कि एटमॉस्फेयर भी काफ़ी डेंस है जितना कि अर्थ का डेंस है। तो इसके अंदर 90% नाइट्रोजन हमें मिलती है और बाकी के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं जैसे हाइड्रोजन साइनाइड है। लेकिन सन से बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण बहुत ठंडा ये सैटेलाइट है जिसका सरफेस का टेम्परेचर करीब -184 डिग्री सेंटीग्रेड तक फॉल करता है। और इसको अब ये इतना ठंडा है तो इसमें लाइफ की पॉसिबिलिटी कितनी है कितनी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके अंदर जो हाईली पॉइजनस गैसेस हैं वो हाइड्रोजन साइनाइड मिलती हैं, इसलिए हमें लाइफ के बारे में थोड़ा सोच के ही इसके ऊपर डिसीजन और आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट प्लैनेट पे हम आते हैं, दैट इज यूरेनस। यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर एंड सैटर्न। तीसरा लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा जुपिटर, उससे छोटा सैटर्न और उससे छोटा यूरेनस। यूरेनस हैज ए थिक हाइड्रोजन मीथेन एटमॉस्फेयर। मीथेन कॉजेज द प्लैनेट्स ब्लू ग्रीन कलर। तो इसका हल्का लाइट ब्लू ग्रीन कलर है ऐसे वाला। तो ये किसके कारण है? हाइड्रोजन और मीथेन इसके एटमॉस्फेयर में मिलते हैं तो मीथेन इसको ऐसा कलर देता है। Some astronomers call Uranus and Neptune ice giants because most of their mass is ice and some rocky material. यूरेनस और नेपच्यून को कुछ साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर्स आइस जायंट्स भी बोलते हैं। आइस जायंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका जो सारा मटेरियल है ऑलमोस्ट सारा रॉकी मटेरियल और आइस के रूप में मिलता है, और जायंट्स इसलिए क्योंकि बहुत बड़े हैं आफ्टर जुपिटर एंड सैटर्न। यूरेनस हैज 21 मून्स एंड स्मॉल डस्टी रिंग्स। छोटे छोटे रिंग्स भी हैं इसके और 21 इसके सैटेलाइट्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं। Uranus rings are smaller and dustier than those of Saturn and will eventually dissipate. तो Saturn से इसके जो रिंग्स हैं वो छोटे हैं और ज़्यादा डस्ट वाले हैं। डस्ट वाले होने के कारण डस्ट इधर उधर फैल जाती है तो और ये रिंग्स ख़त्म भी होते रहते हैं और फिर भी बनते रहते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा रिंग्स का दिखाई देता है। The temperature of the ammonia gas क्लाउड्स इज अबाउट -217 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है अमोनिया क्लाउड्स का टेम्परेचर भी, और उसके कारण प्लैनेट भी काफ़ी ठंडा है। यूरेनस इज मेड अप ऑफ गैसेस सच एज हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन, जस्ट लाइक जुपिटर एंड सैटर्न। ऑलमोस्ट वही गैसेस हैं जो इसके सरफेस पे भी मिलती हैं। Uranus is unique in the solar system because its axis of rotation is tilted at an angle of 98 degree to the perpendicular and lies almost in the plane of the orbit around the sun. With one pole sometimes pointing directly towards the sun, it would seem that the planet has toppled over its side, rolling along the orbit like a wheel. Thus, the sun shines directly on its poles. तो फ्रेंड्स इसका हमने जो एक्सिस का टिल्ट देखा है दैट इज अराउंड 98 डिग्री। तो ये टिल्ट वर्टिकल होने की जगह पे ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है। जैसे वर्टिकल तो चलो नहीं, किसी का अर्थ का भी जैसे -23.5 डिग्री था, इसका 98 डिग्री है। तो वर्टिकल होने की जगह पे ये हॉरिजॉन्टल हो चुका है। तो ऑलमोस्ट इसी प्लेन में ये सन के अराउंड भी चक्कर काट रहा है। तो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई पहिया हो और ये पहिया अभी गिरा दिया गया हो, हॉरिजॉन्टल हो गया हो, और पहिया के रूप में ये सन के अराउंड भी चक्कर काट रहा है। Then we come on to the outermost planet, that is Neptune. Neptune is the 8th planet. It was discovered in 1846 by astronomer Johann Gottfried Galle. It is so far away seen from Neptune
It is so far away that seen from Neptune the sun must appear just like a bright point. इतना दूर है ये सन से कि सन सिर्फ एक छोटा सा एक ब्राइट पॉइंट या ब्राइट स्पॉट नजर आता है इसके सरफेस से अगर देखें हम. Neptune's atmosphere has methane but no detectable ammonia. Its cloud temperature is about -237 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन मिलती है और अमोनिया नहीं मिला है, और इसके जो क्लाउड का टेम्परेचर है वो अराउंड -237 डिग्री टेम्परेचर तक सेंटीग्रेड तक मिलता है. बहुत ही ठंडा प्लेनेट है ये. नेपच्यून इज ऑर्बिटेड बाय ट्रिटॉन. एक सैटेलाइट इसका ट्रिटॉन है, वन ऑफ द बिगेस्ट सैटेलाइट्स इन द सोलर सिस्टम. इट ऑर्बिट्स नेपच्यून इन ए रेट्रोग्रेड डायरेक्शन. उल्टी डायरेक्शन में ये घूमता है नेपच्यून के अराउंड. उल्टी डायरेक्शन का मतलब ऑपोजिट टू द प्लैनेट्स ओन रोटेशन. जो अपने एक्सिस के अराउंड नेपच्यून घूम रहा है उसकी उल्टी डायरेक्शन में ये सैटेलाइट घूम रहा है. तो नेपच्यून हैज एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन एंड मीथेन. इट मे इवन हैव एन ओशन ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन. तो इसके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और मीथेन है, और नाइट्रोजन तो इतनी मात्रा में हो सकती है कि हम कहेंगे कि नाइट्रोजन का तो इसके अंदर समुद्र का जैसा क्वांटिटी है. ट्रिटॉन इज अकम्पनीड बाय ए स्मॉलर सैटेलाइट कॉल्ड निरिड. निरिड एक और सैटेलाइट है जो कि छोटा है. नेपच्यून इज क्लासिफाइड एज वन ऑफ द जायंट प्लैनेट्स along with Jupiter, Saturn and Uranus, and additionally forms subgroup with Uranus called ice giants because both planets are primarily composed of ices. हमने यूरेनस में भी देख पढ़ा कि ये नेपच्यून और यूरेनस को हम आइस प्लैनेट्स भी बोलते हैं, और नेपच्यून इटसेल्फ बड़ा है इसलिए ये जाइंट प्लैनेट्स की कैटेगरी में भी फॉल करता है along with Jupiter, Saturn and Uranus. Neptune orbits the sun at a distance 30 times greater than the mean sun-earth distance. जितना सन और अर्थ का डिस्टेंस है उससे 30 गुना ज्यादा सन से दूर नेपच्यून पड़ा हुआ है, और उसका ऑर्बिट जो है 30 टाइम्स ज्यादा दूर है. A Neptune day is just over 16 hours long and a planetary obliquity of 30 degree leads to seasons. नेपच्यून का जो दिन है, एक दिन की लेंथ करीब 16 घंटे की है, अर्थ के बराबर के 16 घंटे, और प्लेनेटरी ओब्लिक्विटी जो ये ओब्लिक है इसकी एक्सिस अराउंड 30 डिग्री पे, ये उसको गर्मी सर्दी का वातावरण प्रोवाइड करती है. सीजन्स इससे बनती हैं.